कई बार दुनिया को बदलने वाले लोग स्पॉटलाइट में नहीं होते, वो गुमनामी में काम करते हैं। आज हम एक ऐसी ही वैज्ञानिक की कहानी जानेंगे जिनकी दशकों की जिद और मेहनत ने आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक को जन्म दिया। ये कहानी है कैटलिन कारिको की। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। कैटलिन कारिको के ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मानो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। ये कहानी किसी पैदाइशी जीनियस की नहीं है, बल्कि उस असाधारण लगन की है जो कभी हार मानने को तैयार ही नहीं थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत से नहीं, हम सीधे चलेंगे क्लाइमैक्स पर, उस पल पर जब दुनिया ने पहली बार उनके काम को पहचाना और उनका नाम सुना। जरा सोचिए, साल 2023 मेडिसिन के नोबेल प्राइज का ऐलान होता है और ज्यादातर लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये कैटलिन कारिको हैं कौन? दशकों तक गुमनामी में रहने के बाद वो एक ही झटके में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिफिक स्टेज पर थीं। तो सवाल ये है कि वो इस मुकाम तक पहुंचीं कैसे? इसके लिए हमें कहानी की एकदम शुरुआत में जाना होगा, उनकी जड़ों तक, जहां से उनकी जिद और जिज्ञासा ने जन्म लिया। उनका ये कहना कि साइंस किसी लैब में नहीं है बल्कि हमारे चारों ओर है, ये उनकी सोच को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाता है। उनके लिए साइंस कोई लैब कोट पहनने वाली चीज नहीं थी, बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया था, और ये नजरिया उन्हें मिला अपने आसपास के माहौल से। सोचिए 1950 के दशक का हंगरी, एक कसाई की बेटी। ज़ाहिर महंगे खिलौने नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब साधन कम होते हैं तो दिमाग और ज्यादा चलता है। उन्होंने अपने खिलौने खुद बनाए और इसी जुगाड़ ने उन्हें सिखाया कि मुश्किलों का हल नए नए तरीकों से कैसे निकाला जाता है। उस दौर की हंगेरियन एजुकेशन का एक सीधा सा मंत्र था, कोई भी कुछ भी बन सकता है, बस उसे पढ़ाई करनी होगी। और यही बात उनके जहन में घर कर गई कि मेहनत और पढ़ाई से कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, सीधा चलते हैं अमेरिका, जहां से उनका प्रोफेशनल सफर शुरू हुआ। और उन्होंने रास्ता भी वो चुना जिसे ज्यादातर साइंटिस्ट एक बंद गली मानकर छोड़ चुके थे। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, ये उनके सब्र का, उनकी जिद का सबूत है। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। जरा सोचिए, एक टेडी बेयर में चंद डॉलर छिपाकर एक नए देश में आना और फिर 35 साल तक एक ही धुन में लगे रहना, ये जुनून की हद ही तो है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उन्होंने ये मुश्किल रास्ता जानबूझकर चुना था। मतलब जब सारी साइंटिफिक दुनिया डीएनए कर रही थी, कारिको को एमआरएनए पर भरोसा था। वही एमआरएनए जिसे सब बेकार समझते थे क्योंकि वो बहुत नाजुक था और शरीर में जाते ही टूट जाता था। इससे उनके अकेलेपन की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ थे मेनस्ट्रीम साइंटिस्ट्स जिन्हें पैसा, पहचान सब कुछ मिल रहा था, और दूसरी तरफ थी कारिको जिनकी ग्रांट एप्लीकेशंस बस रिजेक्ट होती जा रही थी। वो उस खेल के सेंटर में नहीं बल्कि हाशिए पर खड़ी थी। और बात सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रह गई थी, ये पर्सनल हो चुकी थी। उनके अपने लोग, उनके साथी उन पर तरस खाते थे, आपस में फुसफुसाते थे, बेचारी कैटी अपना करियर एक बेकार आइडिया पर बर्बाद कर रही है। लेकिन कारिको ने इसी अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जब कोई हाशिए पर होता है तो उस पर भीड़ के साथ चलने का दबाव नहीं होता, उसे आज़ादी मिलती है वो करने की जो उसे सही लगता है, और उन्होंने ठीक वही किया। और फिर एक बिल्कुल आम से दिन, एक बहुत ही मामूली सी जगह पर सब कुछ बदल गया। और ये कहानी का शायद सबसे मजेदार हिस्सा है। सोचिए जरा, इतिहास की इतनी बड़ी साइंटिफिक पार्टनरशिप किसी बड़ी लैब या कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि एक फोटोकॉपी मशीन के पास हुई मामूली सी बातचीत से शुरू हुई। ड्रू विस्मैन को HIV वैक्सीन बनानी थी और कारिको को mRNA बनाना आता था, बस बात बन गई। तो सवाल ये है कि इन दोनों ने मिलकर इस पहेली को सुलझाया कैसे? तरीका बहुत स्मार्ट था। उन्होंने देखा कि हमारा शरीर एक दूसरे टाइप के RNA, जिसे tRNA कहते हैं, उस पर हमला नहीं करता। तो उन्होंने सोचा क्यों ना tRNA का सीक्रेट कोड mRNA में डाल दिया जाए। और कमाल देखिए, ये आइडिया काम कर गया। उन्होंने एक ऐसा स्टेल्थ mRNA बना लिया जो शरीर के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता था और पहले से 10 गुना ज्यादा असरदार था। ये एक असली गेम चेंजर था। और बस यहीं से उनकी सालों की मेहनत का असर पूरी दुनिया पर दिखने वाला था। सबको याद होगा जब सब हैरान थे कि ये कोविड-19 वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बन गए।
जवाब यही है। कारिको और वीसमैन ने इसका ब्लूप्रिंट 15 साल पहले ही तैयार कर दिया था। जब दुनिया पर सबसे बड़ी मुसीबत आई तो उनका दशकों पुराना काम हमारी ढाल बनने के लिए तैयार था। अरबों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके काम का स्केल है, उसका पैमाना है। वो वैज्ञानिक जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे, उसकी एक खोज ने अरबों जिंदगियों को बचाने में मदद की। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये इतिहास का फैसला है। खुद नोबेल कमेटी ने माना कि इन दोनों की खोज ने ही आधुनिक समय के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट के दौरान वैक्सीन विकास की अभूतपूर्व दर को मुमकिन बनाया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या सबक मिलते हैं कैटलिन कारिको की जिंदगी से? उनकी पहली सीख है, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। वो कहती है कि अगर उन्होंने दूसरों की कामयाबी को देखकर अपना रास्ता बदला होता तो वो कब का ये फील्ड छोड़ चुकी होती। असली तरक्की अपनी लेन में दौड़ने से होती है, दूसरों की रेस देखने से नहीं। और उनकी दूसरी फिलॉसफी, जो शायद हम सबके लिए जरूरी है, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें बदला जा सकता है। दूसरों को क्या करना चाहिए ये सोचने के बजाय सवाल खुद से पूछना है, मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी एनर्जी वहीं लगाओ जहां सच में कोई फर्क पड़ सकता है। और इसी एक सवाल के साथ ये कहानी खत्म करते हैं। कैटलिन कारिको की कहानी ये साबित करती है कि अगर किसी एक जरूरी पहेली पर जिंदगी भर फोकस किया जाए तो दुनिया बदली जा सकती है। तो सोचने वाली बात ये है, वो कौन सी पहेली है जो किसी के जीवन भर के फोकस के लायक हो?